हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम टू एनविजन एकेडमी। आज हम आपके लिए एक बिल्कुल ही नया सीरीज दैट इज द करंट अफेयर्स का सीरीज लेके आ रहे हैं, जहां पर 2025 और 26 के द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है करंट अफेयर्स के उसको हम कवर कर लेंगे। और ये जो सीरीज है, ये जो सेशन है, ये प्रीलिम्स हो या मेंस हो, दोनों में बहुत काम आएगा। ठीक है, दोनों ओरिएंटेड हमने इस सीरीज को बनाया है। तो जैसे कि हम हर सेशन को एमसीक्यू फॉर्मेट में ला रहे थे, हमने इस सेशन को भी एमसीक्यू फॉर्मेट में ही लाया, ताकि हम आपको थोड़ा सा समय दे सके कि आपका रिवीजन कितना हो रहा है। तो इस सेशन में भी हम हर क्वेश्चन के साथ आपको एक छोटा सा समय देंगे, जिस समय के अंदर आपको हमें सही जवाब कमेंट करके बताने की कोशिश करना है। और वीडियो के एंड में आप जरूर ये चेक कीजिए कि आप कितना क्वेश्चंस को आप सही कर पाए हैं। और जैसे कि 10 क्वेश्चन में से अगर आप 8 क्वेश्चन को सही कर पाए तो हमें कमेंट में बताइए कि मैंने 8 क्वेश्चन सही कर पाया। ठीक है, ताकि आपका प्रैक्टिस बने रहेगा। और वीडियो के अंत में मैंने जो मेंस के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, हर यहाँ पर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वही टॉपिक से मैंने मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैंने डाला है। तो अगर आप मेंस के लिए तैयारी कर भी रहे हैं तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन को देख के आप अपने हिसाब से आंसर फ्रेम कीजिए, आंसर लिखिए और आप हमें आंसर भेजने की भी कोशिश कीजिए। हम आपकी आंसर्स को इवैल्यूएट करेंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल में आप हमको ये जो आंसर्स है वो भेज सकते हैं, और हम आपका आंसर को इवैल्यूएट करके आपको टेलीग्राम चैनल में आपको फिर से वो आंसर्स दे देंगे। ठीक है, तो ये जो सीरीज है आने वाला, ये जो 2026 में जो आने वाला कोई भी एग्जाम है, जैसे यूपीएससी हो, एपीएससी हो, एसएससी, सीडीएस या फिर स्टेट लेवल एग्जामिनेशन लाइक एडीआरई या फिर असम पुलिस, हर जगह पर ये सीरीज काम आएगा आपको। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, इस सीरीज को शुरू करते हैं। और हाँ, कोशिश कीजिए कि आप हर क्वेश्चन का सही जवाब आप हमें दे पाए। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन रहेगा ये कि which film won the best feature film award at the 71st नेशनल फिल्म अवार्ड। तो जो 71st नेशनल फिल्म अवार्ड है, यहां पर कौन से फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। ठीक है, सही जवाब आप हमें कमेंट करके बताने की कोशिश कीजिए। 4 ऑप्शन है आपके पास, जवान, 12th फेल, आर्टिकल 370 या फिर एनिमल। क्या लगता है आपको कि कौन से फिल्म को मिला होगा बेस्ट फीचर फिल्म? इसका सही जवाब आप हमें कमेंट करके बताने की कोशिश कीजिए जल्दी से। तो इसका सही जवाब होता है, मैं आपको बता रहा हूं, इसका सही जवाब होता है क्या? 12th फेल। द विंदु विनोद चोपड़ा's 12th फेल was the adjudged the best feature film of the 71st नेशनल फिल्म अवार्ड 2023। जो 71st नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 है, इसमें बेस्ट फीचर फिल्म किसको मिला था? 12th फेल। आई होप आपने इसको देखा होगा। विनोद चोपड़ा जी का फिल्म जो था। द फिल्म लीड एक्टर जो थे वो थे कौन? विक्रांत मसे ऑल्सो वॉन द फर्स्ट नेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर। तो इनको पहली बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था। ही शेयर्ड हिज अवार्ड विद हमारे शाहरुख खान जी। शाहरुख खान के साथ उन्होंने अपना अवार्ड शेयर भी किया था। ऑल्सो हु गॉट द बेस्ट एक्टर फॉर द जवान। तो शाहरुख खान को जवान के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था। एंड इनको भी, ये जो 12th फेल के जो एक्टर थे, उनको भी बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था। सो ही शेयर्ड हिज अवार्ड विद द शाहरुख खान। ठीक है, ये था आपका पहला क्वेश्चन। जिन लोगों ने ऑप्शन बी चूज किया होगा, आपका ऑप्शन सही रहा। ठीक है, ओके, चलते हैं दूसरी क्वेश्चन की ओर। फिर से आप कोशिश कीजिए कि हमें आप सही जवाब आप गेस कर पाओ, कमेंट करके बता पाओ। दूसरा क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री विल होस्ट द 2027 कॉमनवेल्थ यूथ गेम। तो 2027 में जो कॉमनवेल्थ यूथ गेम होने जा रहा है, ये कौन सा कंट्री होस्ट करेगा? ठीक, देखिए ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही स्पोर्ट्स से रिलेटेड, कौन सा कंट्री में होने जा रहा है, ये सब क्वेश्चन पूछता ही रहता है आपको। तो आप इसका भी सही जवाब आप हमें बताने की कोशिश करिए, क्या कि कौन सा कंट्री होस्ट करने वाला है ये कॉमनवेल्थ यूथ गेम। साइप्रस, माल्टा, स्कॉटलैंड या फिर वेल्स। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका भी सही जवाब होता है ऑप्शन बी, दैट इज माल्टा। तो ये जो कॉमनवेल्थ यूथ गेम है इज गोइंग टू बी हेल्ड 2027 में। कहां जहां होने जा रहा है? ये माल्टा में होने जा रहा है। दिस विल बी द 8th एडिशन ऑफ द गेम्स एंड विल इंक्लूड द स्पोर्ट्स लाइक, यहां पर क्या क्या स्पोर्ट होगा जैसे बताया गया है, एथलेटिक होगा,
पैरा एथलेटिक होगा, नेटबॉल होगा, स्क्वाश होगा, स्विमिंग एंड पैरा स्विमिंग, ट्राइथलॉन एंड वेट लिफ्टिंग विथ सेलिंग एंड वाटर पोलो मेकिंग देयर डिब्यूट। तो ये अलग अलग स्पोर्ट्स होने जा रहा है कॉमनवेल्थ यूथ गेम में, जो 2027 में होगा। वो कहाँ होगा? ये माल्टा में होने जा रहा है। ठीक है, ये था इसका सही जवाब। तो जिन्होंने भी ऑप्शन बी चूज किया है उनका जवाब सही हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एशियाज लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन। फ्रेट ट्रेन मतलब आसान भाषा में मैं कहूं तो मालगाड़ी जो कहते हैं हम। एशिया का सबसे लंबा जो फ्रेट ट्रेन है उसका नाम क्या है? 4 ऑप्शन है आपके पास। आपने ये नाम अपने करंट अफेयर्स में देखा होगा, ये मालगाड़ी, इसका नाम क्या है? एशिया का सबसे लंबा फ्रेट ट्रेन, इसका नाम क्या है? 4 ऑप्शन है आपके पास। क्या क्या? एक तो वज्र, रुद्र, रुद्राष्ट्र या फिर शक्तिमान। क्या होगा इसका सही जवाब? कोशिश कीजिए इसका भी सही जवाब आप हमें बता सके। ओके, इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, दैट इज द रुद्रास्त्र। ऑन August 9, 2025, the Indian Railways successfully operated the country's longest freight train named रुद्रास्त्र। तो जो 9 अगस्त 2025 है उस दिन इंडियन रेलवे ने इसको रुद्रास्त्र को सक्सेसफुली ऑपरेट किया था, जो कि कितना लंबा है? 4 to 5 किलोमीटर लॉन्ग फ्रेट ट्रेन वाज सेंट फ्रॉम द पंडित दीनदयाल उपाध्याय टू द धनबाद डिवीजन ऑफ फॉर द क्विक लोडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड। तो दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से लेके कहां तक? धनबाद डिवीजन तक ये ट्रेन को चलाया गया था। द 354 वैगन रुद्रास्त्र इज not only the longest freight train operated by Indian Railways but also the largest in Asia। तो not just in India, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, ये एशिया के लिए भी सबसे लंबा था। तो यहां पर सवाल में ही पूछा गया है आपको कि एशिया का सबसे लंबा, ये देखिए एशिया का सबसे लंबा फ्रेट ट्रेन कौन सा है? तो ये इंडिया में किया गया था। लगभग कितना लंबा? मैंने आपको बताया एक्सप्लेनेशन में, कितना? लगभग 4 से 5 किलोमीटर, 4 से 5 किलोमीटर लंबा ये फ्रेट ट्रेन था। ठीक है, जिसमें कितने वैगन थे? 354 वैगन थे, जो कहां से कहां तक चलाया गया था? पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से लेके धनबाद डिवीजन तक ये चलाया गया था फॉर लोडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ठीक है, तो देखिए सवाल ऐसे टॉपिक्स जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, और ये जो रेफरेंसेस मैं बता रहा हूं, यहां से यहां तक इतना लंबा, इतना जो इतने वैगन थे, ये आप कहीं ना कहीं मेंस में रिफर कर सकते हैं ये सारी चीजों को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑफ इंडिया टू बिकम अ यूनिवर्सल बैंक। तो भारत का कौन सा पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसको यूनिवर्सल बैंक की तरह रिकॉग्नाइज किया गया है, जो एक यूनिवर्सल बैंक बन जाता है? तो क्या होगा इसका सही जवाब? 4 ऑप्शन है। इंडिया का कौन सा पहला ऐसा बैंक जिसको यूनिवर्सल बैंक बोला गया, बना पहला? बंधन बैंक, आईडीएफसी बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक या फिर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसका भी आप सही जवाब कमेंट करके बताने की कोशिश कीजिए, क्या होगा इसका सही जवाब? ओके, इसका सही जवाब होता है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। जिन लोगों ने ऑप्शन सी चूज किया उनका जवाब सही होता है। दैट इज ऑन अगस्त 2025 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया gave in principle approval to the AU Small Finance Bank to transition into an universal bank, becoming the first small finance bank to get regulatory approval to become a universal bank। तो भारत का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसको क्या अप्रूवल मिला है? यूनिवर्सल बैंक का अप्रूवल मिला है। तो इन 2024 RBI had granted in principle approval to Bandhan Bank and IDFC Bank, and now IDFC first to operate as a universal bank। तो 2014 में ही बंधन बैंक और IDFC बैंक, जिसको हम IDFC फर्स्ट बैंक कहते हैं, उसको टू ऑपरेट एज ए यूनिवर्सल बैंक 2014 में ही दिया गया था। लेकिन जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हम कह सकते हैं, इनमें से कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक को पहला
यूनिवर्सल अप्रूवल मिला है यूनिवर्सल बैंक की तरह, तो कह सकते हैं इसका सही जवाब होता है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। सो बैंकिंग सेक्टर में आपको ये सारी सवाल जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बैंकिंग सेक्टर में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, जैसे सीडीएस वगैरह एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऐसा सवाल। ठीक है, या यूपीएससी एपीएससी में भी पूछता ही रहता है फैक्चुअल क्वेश्चन कि जो बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन द इंडिया एंड सिंगापुर, एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ था इंडिया और सिंगापुर के बीच में, ये कहां पर हुआ था? इंडिया और सिंगापुर, इस सवाल को घुमाकर भी पूछा जा सकता है कि इंडिया और सिंगापुर के बीच में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ था, उसका नाम क्या था, यह भी पूछा जा सकता है। मैंने सवाल में नाम डाल दिया जिसका नाम था बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025। ठीक है, तो ये बोल्ड कुरुक्षेत्र अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन द इंडिया एंड सिंगापुर, ये कौन से शहर पर हुआ था भारत का? चार ऑप्शन है आपके पास, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या फिर पुणे। क्या होगा इसका सही जवाब? आप हमें कमेंट करके बताने की कोशिश कीजिए। इसका भी सही जवाब होता है, जिन लोगों ने ऑप्शन, एक्चुअली यहां पर हाँ बी होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी जोधपुर, यहां से लिखा गया है, मैं इसको सही कर देता हूं, ऑप्शन बी जोधपुर। द 14th एडिशन ऑफ इंडिया सिंगापुर मिलिट्री एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 टुक प्लेस फ्रॉम, कब से कब तक हुआ था ये? 27 जुलाई 2025 टू 4 अगस्त 2025 इन जोधपुर। तो ये जो 14th एडिशन ऑफ द इंडिया सिंगापुर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसका नाम था बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025, ये कहां हुआ था? जोधपुर में। द एक्सरसाइज विटनेस द पार्टिसिपेशन ऑफ 42 सिंगापुर आर्मर्ड रेजिमेंट of the 4 Singapore Armored Brigade and the Indian Army's Mechanized Infantry Regiment। तो कौन कौन थे हम कह सकते हैं यहाँ पर? 42 Singapore Armored Regiment of the 4 Singapore Brigade Armored Brigade and also India's Army's Mechanized Infantry Regiment, दोनों शामिल थे यहाँ पर। The objective of the exercise, का ऑब्जेक्टिव क्या था? To enhance the interoperability and joint training capability of the both the armies under the United Nations mandate, thereby strengthening the bilateral defense cooperation। तो दोनों के बीच में जो bilateral defense cooperation है उसको strengthen किया जाए, या फिर यूएन का जो मैंडेट है कि दोनों में ट्रेनिंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज किया जाए, ये था इसका ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये आप नाम याद रख लीजिएगा, क्या था? बोल्ड कुरुक्षेत्र। कितना एडिशन है? हम कह सकते हैं द 14th एडिशन कहां हुआ था? जोधपुर में हुआ था। कब से कब तक हुआ था? 27 जुलाई 2025 टू 4 अगस्त 2025 में हुआ था। ठीक है, जिन लोगों ने ऑप्शन, यहां पर ऑप्शन इसका बी था, जिन लोगों ने ऑप्शन बी चूज किया जोधपुर, उनका सब जवाब सही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, अब इसका भी आप सही जवाब हमें बताने की कोशिश कीजिए कि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। हु हैज बीन रिसेंटली नेम्ड एज द हेड कोच ऑफ द इंडियन नेशनल मेंस फुटबॉल टीम। तो भारत का जो नेशनल मेंस फुटबॉल टीम है, इनके हेड कोच कौन बने रिसेंटली? ठीक है, भारत के जो नेशनल मेंस फुटबॉल टीम है, इनका हेड कोच कौन बना रिसेंटली? किसको बनाया गया? चार ऑप्शन है आपके पास, मनोलो मार्क्वेज, सेवियो मेडेरा, स्टेफन कंस्टेंटाइन या फिर खालिद जामिल। स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी सवाल बनता रहता है, सवाल पूछता रहता है। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड यूजुअली बनता है, जैसे आपको पता है। तो ये बताइए, बताने की कोशिश कीजिए कि क्या होगा इसका सही जवाब। ठीक है, चार ऑप्शन है। ओके, इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, दैट इज द खालिद जमील। ये भी ऑन अगस्त 2025 खालिद जमील, who famously guided the unheralded Aizawl Football Club to one league title in 2017, was named as the head coach of the Indian national men's football team। तो आइजॉल फुटबॉल क्लब जो था, मिजोरम आइजॉल फुटबॉल क्लब, उनको गाइड कर रहे थे ये। ठीक है, वन लीग टाइटल इन 2017 में उनको भारत का was named as the head coach of the Indian national men's football team, becoming the first Indian in 13 years to occupy the coveted post। तो ये क्या बनते हैं कि ये पहले इंडियन बनते हैं 13 साल में कि ये पोजीशन को ऑक्युपाई किए इन्होंने। ही विल सक्सीड
द मोनोलो मार्क्वेज फ्रॉम द स्पेन। तो ये इससे पहले कौन थे ये भी पूछा जा सकता है। ये इससे पहले मोनोलो मार्क्वेज थे जो कि स्पेन से थे। द लास्ट इंडियन टू सर्व एज द हेड कोच ऑफ द नेशनल फुटबॉल मेंस टीम वाज, ये भारत, अभी ये 13 साल बाद ये आए हैं। इनका नाम क्या, खालिद जमील, जो इंडियन है, हम कह सकते हैं आइजल मिजोरम से हैं। नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है। ये 13 साल बाद इंडियन बने। इससे पहले कौन थे, इससे पहले थे मनोलो मार्क्वेज। ठीक है, अब लास्ट इंडियन कौन थे अगर बात करें, लास्ट इंडियन कौन थे, तो इट वाज द सेवियो मेडेरा हु हैड द पोजीशन फ्रॉम 2011 टू 2012। तो ये लास्ट इंडियन थे, ये सेवियो मेडेरा। अब बने हैं कौन, खालिद जमील। देखिए मैं क्वेश्चन को बहुत ही सेलेक्ट करके चूज करके आपके सामने ला रहा हूं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये 13 साल बाद पहली बार किसी इंडियन को ये पोजीशन मिला, इसलिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चन ही मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, जो कि जिसका चांसेस बहुत हाई है इस बार पूछा जाए। भले ही स्पोर्ट्स से रिलेटेड सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। 13 साल बाद किसी इंडियन को ये पोजीशन मिला है, इसलिए मुझे लगा कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ठीक है, जिन लोगों ने ऑप्शन डी चूज किया है उनका जवाब सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये इंटरनेशनल रिलेशन में काम आएगा। ठीक है, नेम द 4 एशिया पैसिफिक कंट्रीज इलेक्टेड टू द इकोसॉक। तो यूनाइटेड नेशंस जो ऑर्गेनाइजेशन है इकोसॉक, 2026 से 28 तक के लिए कौन से 4 कंट्री को सिलेक्ट किया गया है, इलेक्ट किया गया है फॉर द एशिया पैसिफिक कंट्रीज। ठीक, इन इकोसॉक 4 ऑप्शन है आपके पास। सही जवाब आप हमें कमेंट करके बताने की कोशिश कीजिए। पहला इंडिया, चाइना, जापान, कोरिया। दूसरा कहता है इंडिया, चाइना, लेबानन एंड तुर्कमेनिस्तान। थर्ड ऑप्शन इंडिया, नेपाल, श्रीलंका एंड चाइना। चौथा चाइना, मलेशिया, इंडिया एंड इंडोनेशिया। इकोसॉक में कौन से 4 कंट्री को साल 2026 से लेकर 28 तक के लिए इलेक्ट किया गया है, कौन से 4 कंट्री को। ठीक है, यूएन का एजेंसी इकोसॉक में। इसका सही जवाब आप हमें कमेंट करके बताने की कोशिश कीजिए। इसका भी सही जवाब होता है ऑप्शन बी, दैट इज, देखिए ये इंपॉर्टेंट होगा। 2026 से लेकर 2028 तक के लिए 4 कंट्री इंडिया, चाइना, लेबानन एंड तुर्कमेनिस्तान, ये 4 कंट्री को क्या किया, इलेक्ट किया गया है फॉर द इकोसॉक, द यूनाइटेड नेशन फॉर द पुनन फ्रॉम 2026 to 2028. India was elected in the Asia Pacific States category, having 4 seats, along with the Lebanon, Turkmenistan and China. तो इंडिया को भी रखा गया है ये इकोसॉक के लिए आने वाले 2 साल के लिए। ठीक, इकोसॉक कंसिस्ट ऑफ 54 मेंबर्स। तो इकोसॉक से रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है। इसमें टोटल कितने मेंबर है, 54 मेंबर है, एंड 18 of which are elected each year by the General Assembly. तो यहां से हर साल 54 मेंबर में से हर साल 18 मेंबर को जनरल असेंबली चूज करता है। ठीक है, इकोसॉक का फुल फॉर्म आपको पता है कि नहीं। इकोसॉक का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो यूनाइटेड नेशन का इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूएन का इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है ये ऑर्गेनाइजेशन, established in the year 1945, which is one of the 6 principle of the UN. प्रिंसिपल ऑर्गन 6 में से 5, 6 में से एक जो प्रिंसिपल ऑर्गन है यूएन का, उनमें से ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑर्गन है इकोसॉक। तो इलेक्टेड, यहां पर मैंने क्या बताया, इकोसॉक कंसिस्ट ऑफ 54 मेंबर्स, आउट ऑफ व्हिच 18 of which are elected by each year by the United Nations General Assembly for a period of 3-year term. Each member has 1 vote. तो 3 साल के लिए 18 मेंबर को जनरल असेंबली सिलेक्ट करता है, और हर मेंबर का क्या होता है, हर मेंबर का 1 वोट करके रहता है इस इकोसॉक में, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड द सोशल काउंसिल इकोसॉक। तो जिन लोगों ने भी ऑप्शन बी चूज किया है उनका जवाब सही होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इंडिया भी इसका मेंबर बनने जा रहा है। ठीक है, साल 2026 से लेकर 28 तक। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है ये सवाल भी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का क्वेश्चन नंबर 8, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, which country has been elected as the president of
इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, IIAS। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका प्रिंसिपल कौन, किसको इलेक्ट किया गया है, इसका प्रेसिडेंट किसको इलेक्ट किया गया है? चार ऑप्शन है आपके पास, और क्या होगा इसका सही जवाब? आप हमें सही जवाब कमेंट करके बताने की कोशिश कीजिए। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी या फिर जापान, किसको प्रेसिडेंट बनाया गया है रिसेंटली? ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, दिस वाज फाउंड इन द ईयर 1930। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड इन द ईयर 1930। ओके, इसका सही जवाब होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिस ऑर्गेनाइजेशन, ये जो IIAS है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, इसका प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है? इंडिया। ऑप्शन ए, जिन लोगों ने बताया उनका जवाब सही होता है। ऑन 3 जून 2025, इंडिया वॉन द प्रेसिडेंसी ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, IIAS, इन द इलेक्शन। तो इलेक्शन हुआ था और इंडिया जीत जाता है इलेक्शन, which was held between the India and Australia, and other key members of IIAS include the Japan, China, Germany, Italy, Korea, Saudi Arabia, South Africa, Switzerland, Mexico, स्पेन, कतार, मोरक्को एंड इंडोनेशिया। तो इसके अदर मेंबर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर मैंने सारे मेंबर्स का नाम लिख दिया है। दो नॉट फॉर्मली एफिलिएटेड बॉडी ऑफ UN, IIAS engage with the UN's Committee of Experts on the Public Administration, that is the CEPA, and also the UN Public Administration Network, that is the UNPAN। तो UN का एक फॉर्मली एफिलिएटेड बॉडी तो है नहीं, लेकिन फिर भी ये अलग अलग एक्सपर्ट कमिटीज के साथ ये मिलकर काम करता है। IIAS, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, और जिसका प्रेसिडेंट बना है रिसेंटली कौन? इंडिया। ऑन द 3 जून 2025, इंडिया वॉन द इलेक्शन एंड बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ दिस IIAS। ठीक है, आपको इससे रिलेटेड और एक भी सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके, ठीक है, मैंने बताया ये कब फॉर्म किया गया था, इसको 30 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO से रिलेटेड कि which disease was recently classified as the carcinogenic by WHO। कार्सिनोजेनिक का मतलब क्या होता है? कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है a disease which likely to cause cancer, जो कैंसर क्रिएट कर सकता है या कैंसर बीमार बना सकता है, जिसको हम कहते हैं कार्सिनोजेनिक। रिसेंटली इनमें से कौन से डिजीज को रिसेंटली WHO ने क्या कहा कि इट इज द कार्सिनोजेनिक, कि इनमें से कौन सा डिजीज है जिससे कैंसर हो सकता है? चार ऑप्शन दिया गया है, हेपेटाइटिस A, B, C या फिर D। व्हिच डिजीज इज रिसेंटली क्लासिफाइड एज द कार्सिनोजेनिक, कि कार्सिनोजेनिक इनमें से कौन सा डिजीज है जिससे कैंसर हो सकता है, ये है सवाल। ठीक है, तो इसका भी सही जवाब आप हमें कमेंट करके बताने की कोशिश कीजिए, क्या होगा इसका सही जवाब? ओके, इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, दैट इज द हेपेटाइटिस डी। हेपेटाइटिस डी, रिसेंटली द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड द इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, IARC, ऑफिशियली क्लासिफाइड द हेपेटाइटिस डी वायरस एज द कार्सिनोजेनिक टू ह्यूमन। तो इनमें से जो हेपेटाइटिस डी है उसको क्या बताया? WHO और IARC ने मिलकर इसको कार्सिनोजेनिक बोल के क्लासिफाई किया है। ठीक है, इंसान के लिए क्लासिफिकेशन प्लेस द हेपेटाइटिस डी वायरस HDV alongside the hepatitis B and hepatitis C as a major cause of the liver cancer। तो ये जो B और C है ये भी लिवर कैंसर के लिए एक इंपॉर्टेंट कारक बन जाते हैं ना। या फिर chronic liver disease या progression, hepatitis D require the presence of hepatitis B virus to infect and replicate। बताया गया है कि हेपेटाइटिस डी होने के लिए पहले तो आपके शरीर में हेपेटाइटिस बी वायरस होगा, उसके बाद आपके शरीर में क्या हो जाएगा, फिर धीरे धीरे हेपेटाइटिस डी होगा, देन इट मे कॉज कैंसर टू योर बॉडी।
तो ये रिसेंटली डब्ल्यूएचओ ने इसको क्लासिफाई किया है, डब्ल्यूएचओ एंड आईएआरसी यानी कि इंटरनेशनल एजेंसी ऑफ द रिसर्च ऑन कैंसर, सॉरी, इन दोनों ने मिलकर इसको क्लासिफाई किया है। तो ये भी जो हेल्थ रिलेटेड टॉपिक है वहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, देखिए मैं आपके लिए जितना भी क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं, ये हर क्वेश्चन मुझे लगता है कि ये हर टॉपिक जो है, ये हर टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, आई होप कि आप हर क्वेश्चन को सही करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, और चलते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन की ओर। और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है कि which country became the 107th member of the International Solar Alliance? तो रिसेंटली ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में एक नया कंट्री को ऐड किया गया है, दैट इज 107th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इनमें से कौन सा कंट्री है जिसको ISA का 107th मेंबर बोल के रिकॉग्नाइज किया गया या बिकेम द 107th मेंबर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का? चार ऑप्शन है, अल्बेनिया, लत्विया, मोल्डोवा या फिर एस्टोनिया। क्या होगा इसका सही जवाब? कमेंट करके बताने की कोशिश कीजिए। ओके, इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी। जिन लोगों ने भी ऑप्शन सी चूज किया है उनका जवाब सही होता है कि मोल्डोवा। रिसेंटली द रिपब्लिक ऑफ मोल्डोवा ऑफिशियली बिकेम द 107th member of the International Solar Alliance, which was launched in 2015 by India and France jointly at COP21 in Paris। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो होता है, जो पेरिस में हुआ था 2021 में, यहां पर इंडिया और फ्रांस ने मिलकर ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस को बनाया था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस which aims to improve the energy access and the security worldwide by promoting the solar power as a sustainable transition to a clean energy। तो इंडिया और फ्रांस ने मिलकर ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस को क्यों बनाया था? ताकि ये दुनिया में कहीं पर भी जो क्लीन एनर्जी है उसको क्या कर पाए, एक्सेस कर पाए, एक्सेस करवा पाए, ताकि क्या हो सके, सस्टेनेबल ट्रांजिशन टू अ क्लीन एनर्जी फ्यूचर। आपको पता है कि एनर्जी के लिए आज हम क्या करते हैं कि कोयला जलाते हैं, उससे हम एनर्जी निकालते हैं, या फिर हमारे पास जो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर है वो दिस इज नॉट सस्टेनेबल, वो सस्टेनेबल नहीं है इतना ज्यादा। ठीक है, वो जो हमारा ग्लोबल एनवायरनमेंट है उसको हार्म कर रहा है। अगर हम सोलर को या जो सोलर रेडिएशन को अगर हम उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर पाए तो दैट इज अ क्लीनेस्ट सोर्स। ठीक है, तो इंडिया और फ्रांस ने मिलकर ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जॉइंटली, दैट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो ये नया एक कंट्री ऐड हुआ है इसमें, दैट इज द मोल्डोवा। इसलिए मुझे लगा कि ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये सवाल भी। ठीक है, ये थे आज के 10 क्वेश्चन जो हमने यहां पर सॉल्व करने की कोशिश की। ठीक उसी तरीके से मैं आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन भी देता हूं यहां पर। ठीक है, एक होमवर्क क्वेश्चन भी मैं आपको देता हूं, प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। इसका सही जवाब क्या होगा आप होमवर्क कीजिए, इसके बारे में स्टडी कीजिए और हमें कमेंट करके बताने की कोशिश कीजिए। मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं, ठीक है, कि हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ये जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है इसका डायरेक्टर रिसेंटली किसको बनाया गया है? चार ऑप्शन है, या इसका सही जवाब आप हमें कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ये होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए। एस उन्नी कृष्णन नायर, ए राजाराजन, के शिवन या फिर अजय सेठ। तो इसका जो सही जवाब है आप हमें कमेंट करके बताने की कोशिश कीजिए। और इसके साथ साथ अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया वो सारी क्वेश्चन से ही रिलेटेड है, ये सारी मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब अगर आप में से कोई अगर मेंस के लिए भी तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो आप लोग अभी से ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, लिखना शुरू कीजिए। ठीक है, और अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस पढ़े उन्हीं से, वही टॉपिक से ही है ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन फ्रेम करके यहाँ दे दिया है। एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन और सारे इसको आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। उसके बाद आप इसको अपने कॉपी में अच्छे से, जो आंसर राइटिंग फॉर्मेट है, आप लिखिए अपने कॉपी में, उसको स्कैन कीजिए। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहां पर जाकर आप आपका आंसर्स को सबमिट कीजिए। हम आपके आंसर्स को इवेल्युएट करेंगे, फिर आपको वो आंसर आपको फिर से भेजेंगे हम। ठीक है, तो ऐसे आपका हर दिन जो है वो प्रैक्टिस भी बढ़ता रहेगा। तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। एग्जामाइन द रोल ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इन इंडिया स्पेस प्रोग्राम। इंडिया स्पेस प्रोग्राम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का
क्या रोल रहने वाला है, इसको एग्जामाइन करना है आपको। ठीक है, ये रहा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, व्हाई इज द ट्रांजिशन ऑफ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक इनटू अ यूनिवर्सल बैंक सिग्निफिकेंट। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो उसको एक क्या बोला बताया गया है कि यूनिवर्सल बैंक में ट्रांजिट किया गया है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाई इट इज सिग्निफिकेंट, ये भी लिखिए। और तीसरा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडिया सिंगापुर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम था बोल्ड कुरुक्षेत्र, एनालाइज। तो ये जो बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 इंडिया सिंगापुर के बीच में जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किया गया है, ठीक, इसका सिग्निफिकेंस क्या रहने वाला है, एनालाइज कीजिए। तो ये 3 मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है, आप प्रैक्टिस कीजिए, आंसर्स लिखिए और हमें हमारे टेलीग्राम चैनल में आप हमें ये आंसर्स को शेयर कर सकते हैं, या फिर मैं आपको एक यहाँ पर हमारा मेल आईडी भी लिख के दे रहा हूं। हमारा मेल आईडी है envision academy 2026@gmail.com। आप अपना आंसर्स को इस मेल आईडी पर भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, हम आपके आंसर्स को इवैल्यूएट करेंगे, फिर आपको ये आंसर फिर से शेयर करेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ वीडियो में अंतिम तक बने रहने के लिए आप सभी को ढेर सारा धन्यवाद। अगर आपको ये सारा कंटेंट जो है वो अगर आपको अच्छा लगे, सही लगे, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर या सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।